मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एज अ होमवर्क के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। उनके हम आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज के हमारा जो टॉपिक होगा क्लास के रिगार्डिंग वो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिक सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जिसमें मेनली गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है, जिसमें पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है और जिसका मेन मकसद सोशल वेलफेयर होता है। तो क्या आप अपने आसपास देखते हो इंडिया में क्या ओनली गवर्नमेंट रूल कर रही है, हर जगह सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? क्या ऐसा है क्या? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें ओनली प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसमें ओनली प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, जो मार्केट के डिमांड, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस वहाँ पर लेते हैं। क्या ऐसा है? क्या आपको यहाँ पर कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है इंडिया में, या सिर्फ सारे ही यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नज़र आ रहा है? प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग प्राइवेट नज़र आ रही है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में हम देख सकते हैं हमारे पास गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी है, हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी है, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें दोनों सेक्टर्स लाए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर ट्रू है? तो पहले स्कार्सिटी कौन, स्कार्सिटी में होता क्या है, स्कार्सिटी कहाँ से अराइज होती है? बेसिकली तीन चीज़ें रिलेटेड हैं स्कार्सिटी से। वो कौन कौन सी हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, resources have alternative uses, and the third one is human wants are unlimited. तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आंसर होगा? ऑब्वियसली स्टेट्स दैट द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाइड। यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Now come to the third question. Third question क्या था हमारा? Which branch of economic theory is associated with the difficulty of resources allocation? मैंने आपको बताया भी था, resources allocation बेसिकली कौन सी ब्रांच में होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच में किया जाता है। तो कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी होगी? वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ही उसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द क्रिएशन ऑफ चॉइस इज डन बाय। क्यों? क्यों चॉइस चूज करना आपको पड़ता है? क्यों ऐसी नौबत आती है या फिर कोई क्यों ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको रिसोर्सेज को चूज करना होता है? उसका मेन कारण क्या है? शॉर्टेज होना रिसोर्सेज का, यानी स्कार्सिटी होना रिसोर्सेज का। तो सही आंसर आपका क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, व्हाट डज कैपिटलिज्म रिफर टू। कैपिटलिज्म बेसिकली होता क्या है? हमने अभी बात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही कैपिटलिज्म आप कह सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली कौन मेन सेक्टर कौन सा रूल करता है? प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर रूल करता है, जहाँ पर सारे डिसीजंस इकोनॉमिक के रिलेटेड, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? एक मार्केट इंडिविजुअल लेता है या फिर प्राइवेट सेक्टर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, इसका क्या आ जाएगा? प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। इसका बी बिल्कुल आंसर नहीं है, गलती से हाईलाइट हो गया है। इसका मेन आंसर होगा प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटलिज्म में आंसर आपका ये होगा। अगर यहाँ पर सोशलिज्म होगा, अगर यहाँ पर सोशलिज्म होता या फिर स्टैटिज्म होता, क्या होता? स्टैटिज्म, एक और वर्ड है स्टैटिज्म। या तो स्टैटिज्म होता या फिर सोशलिज्म होता, वह तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाता आपका? वहाँ पर आपका आंसर होता गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। क्लियर एवरीबॉडी? लेकिन यहाँ पर कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म का आंसर हो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। अब वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वर्क करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर पब्लिक सेक्टर वर्क करता है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कम टू द आवर मेन टॉपिक टुडेज क्लास। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? होता क्या है एक्चुअली, इसे ब्रीफ में अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लैंड है, एक प्रॉपर लैंड गिवन है आपके पास। मान लीजिए ये आपके पास एक लैंड गिवन है,
क्लियर है, ये फिक्स्ड है, आपके पास और कोई लैंड नहीं है, ना ही आप इससे आगे खरीद सकते हो, यही आपके पास है। और आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो यही है कि आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल फर्टिलाइज़र है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इस पूरे लैंड को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आप इस पूरी लैंड को जब भी प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लीजिए आपके वांट्स तो बहुत हैं, जैसे मैंने कहा ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, आप राइस भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप वीट भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप मेज भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीज़ों का अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको उस लैंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम जब दो ही गुड्स की यहाँ पर बात करते हैं, दो ही कॉमोडिटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, राइस की बात करते हैं और वीट की बात करते हैं। अब मान लीजिए आपको राइस आप पहले उगा रहे थे पूरे उसमें, तो जब कम्प्लीटली मैं पूरे इसमें राइस उगा रहा था या फिर राइस कल्टीवेट कर रहा था, तो मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा था, टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस जो हो रहा था, वो हो रहा था मान लीजिए 100 टन्स, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 टन्स हो रहा था। अगर मुझे चाहिए, मुझे वीट भी चाहिए, मैं वीट भी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना रिसोर्सेज आप वीट प्रोडक्शन पे जाओगे, आप जितना जितना वीट प्रोड्यूस करने के लिए जाओगे यहाँ पर, आप जितना जितना मान लीजिए इतना वीट प्रोड्यूस करोगे, तो आप देखोगे जो राइस का जो टोटल था पहले, ये पहले राइस का था पूरा, अब ये डिक्रीज होकर कितना हो गया है, इतना हो गया है। समझ में मेरी बात नहीं आ रही? इसका मतलब है अगर आप रिसोर्सेज को एक टोटल लैंड पर, रिसोर्सेज आर क्या है, जो आपके हैं वो लिमिटेड है या फिर कांस्टेंट है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, और जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, अगर आप एक नए गुड्स की प्रोडक्शन या फिर नए क्रॉप की प्रोडक्शन या फिर नई कॉमोडिटी की प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पहले रिसोर्सेज थे वो आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरी गुड्स पर, तो इस पे प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आपको दूसरी का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, और डिटेल में अब यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो किस कंडीशंस में ये चेंज होता है या फिर शिफ्ट होता है। तो देख लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, or we can say PPC in short form, is the graphical representation, is the graphical sorry is the graphical representation of the possible combinations of two goods that can be produced with given resources and level of technology। आपके पास resources given है, आपके जैसे मैंने आपके पास लैंड गिवन था, टेक्नोलॉजी गिवन थी, आपकी फर्टिलाइज़र या फिर कुछ और मशीनरी कॉमन एक ही टेक्नोलॉजी गिवन थी आपको, उसको आपको कांस्टेंट रखना है, उनको चेंज नहीं करना है। दो गुड्स लेनी है और दो गुड्स के जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, जितने भी कॉम्बिनेशंस आप उस रिसोर्स को यूज़ कर कर उससे प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोजेक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समझ में आया कि नहीं आया, कि कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, प्रोडक्शन बना सकते हो दो गुड्स के बीच में, जब रिसोर्सेज आपके कांस्टेंट हो और टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट हो। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ क्या क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, कौन कौन से हैं? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। क्लियर एवरीबॉडी? 5-6 नामों से इसको जाना जाता है। एक जाना जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, देन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बनाना जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं दो गुड्स के, जहाँ पर रिसोर्सेज को आपको कांस्टेंट रखना है और टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट रखना है, आपको चेंजेस नहीं करने हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? कौन कौन से अजम्पशंस हैं जब हम ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब हम प्रिपेयर करेंगे, तो क्या क्या हमको अज्यूम करना है, क्या क्या हमको पहले ही ये सोचकर चलना है। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। रिसोर्सेज क्या हैं आपके?
रिसोर्सेज आपके फिक्स्ड हैं, जो भी गिवन है, चाहे लैंड गिवन है, चाहे मशीनरी गिवन है, चाहे रॉ मटेरियल गिवन है, जो भी आप रिसोर्सेज अब यूज़ कर रहे हो वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड हैं आपके पास, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑल दो दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जैसे मैंने कहा आप पहले वो रिसोर्सेज कर रहे थे, पूरा फर्टिलाइजर्स आप हो सकता है उसमें यूज़ कर सकते हो, राइस के लिए, वीट के लिए, जो रिसोर्स जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लैंड को आप पहले यूज़ कर रहे थे, उस लैंड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नहीं, पूरी पूरी की लैंड जो थी पहले आप राइस कल्टीवेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, अब उसमें से कुछ हिस्सा आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो किसके ऊपर, जो भी आप नई क्रॉप वहाँ पर आप प्रोड्यूस करना चाहते हो। जैसे कि वीट आप प्रोड्यूस करना चाहते हो तो जो राइस वाली जो पहले रिसोर्सेज थी उसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किस पर, वीट पर। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि रिसोर्स कांस्टेंट तो है, रिसोर्स तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे, यानी यूज में ला सकते हो दूसरी गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। सबसे पहले हमको एक और दूसरा अजम्पशन, हमारे का पहला अजम्पशन रिसोर्सेज फिक्स्ड है, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक गुड्स से दूसरी गुड्स पर। दूसरा अजम्पशन क्या है कि गुड्स सिर्फ हमको यहाँ पर दो ही लेनी है। कितनी गुड्स लेनी है, ओनली टू गुड्स हमको यहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। तो हमारा तीसरा क्या है, दीज रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर, मैक्सिमम आपको यूज़ करना जितना भी है, कंप्लीट का कंप्लीट रिसोर्स आपको यूटिलाइज करना है। आपके पास एक कंप्लीट पूरी लैंड है, उस पूरी लैंड को आपको कल्टीवेशन के अंडर लेकर आना है, चाहे दोनों प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आओ चाहे एक प्रोडक्ट्स के लिए ही लेकर आओ, लेकिन आप कोई भी हिस्सा उसका छोड़ नहीं सकते, आपको वो कंप्लीटली यूज़ करना है, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका आपको करना है। Resources are not equally efficient in the production of both the goods, no doubt. इसमें कोई शक नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक खेत है, एक खेत में या फिर आप एक लैंड है, उस लैंड में आप जो है राइस उगाते हैं, तो मान लीजिए राइस की प्रोडक्शन आपके पास होती है ओनली 100 टन्स, लेकिन जैसे ही आप उसमें वीट उगाते हो तो वीट की प्रोडक्शन हो जाती है वहाँ पर 150 टन्स। यस, इट कैन बी पॉसिबल। एक रिसोर्स के अंदर दोनों गुड्स की एफिशिएंसी अलग अलग होगी। भाई राइस जितना प्रोड्यूस हो रहा है द सेम लैंड से, ज़रूरी तो नहीं है कि आप वीट जब प्रोड्यूस करो तो वो भी सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, क्योंकि दोनों क्रॉप्स क्या हैं, डिफरेंट है, दोनों क्रॉप्स को डिफरेंट मिनरल्स चाहिए, दोनों क्रॉप्स को डिफरेंट फर्टिलाइजर्स चाहिए वगैरह। तो इस चीज़ों की वजह से ही क्या है कि लैंड के अंदर दोनों ही गुड्स को डिफरेंटली एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करने के लिए कर सकता है वो, क्योंकि उसमें अलग अलग उनके जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी है दोनों गुड्स के अलग अलग फीचर्स हैं। तो हो सकता है कि जिस लैंड पर आप पहले प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जिस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे थे आप, उसमें राइस का प्रोडक्शन कम हो रहा हो और वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो। क्लियर है। When resources are transferred from one product to another, their productivity or efficiency in production decreases, no doubt। जब एक आप प्रोड्यूस करते हो, एक प्रोडक्शन आप इंक्रीज करोगे एक गुड्स की सेम लैंड में सेम ही रिसोर्स के अंडर रहकर, तो दूसरी प्रोडक्शन जो आप दूसरे क्रॉप की प्रोडक्शन आप कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज। मान लीजिए ये बेस्ट है, ये टॉप पर है और ये नीचे है, पहले आप ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सेम प्रोडक्शन कर रहे थे, अब जैसे जैसे इसको ऊपर करोगे ये क्या है, नीचे आता रहेगा और ये ऊपर जाता रहेगा। इसको कहते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में। क्लियर एवरीबडी। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ना ही रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं और ना ही जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए जब आप कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप फार्मिंग करते हो, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करते हो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको उसको सेम रखना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हो। सेम टेक्नोलॉजी दोनों प्रोडक्ट्स के लिए थ्रू आउट प्रोडक्शन आपको रखनी है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, मान लीजिए एक लैंड पे प्रोडक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, एक लैंड पे प्रोडक्शन करने के लिए आपको कम से कम 4 लेबर्स की ज़रूरत है। जब 4 लेबर्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर 2 या 3 में वर्क नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर 4 के 4 लोग ही एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट रखना है। तो 3 चीज़ें बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टैंड है अज्यूम करने के लिए, और भी बाकी की भी चीज़ें हैं, लेकिन 3 मेन है। कौन कौन सी हैं, रिसोर्सेज आपके कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड है, उनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कि आप जो है टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखोगे, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही होगी।
किस पर कर रही होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी वहाँ पर जितने लोग चाहिए थे काम करने के लिए उतने लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? तो दीज आर दी अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन पॉसिबिलिटी सेट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? बेसिकली जब हम उसको क्वांटिटेटिव या फिर नंबर्स में या फिर टैबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोल देते हैं या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोल देते हैं। अगर हमको क्या करना है, अगर हमको उसका एक नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उसको शो करना होता है। तो बेसिकली क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी। क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है आपके लिए समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पर बेसिकली 5 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने 5 कॉम्बिनेशंस आपके बनाए हैं। कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी एंड ई। गुड एक्स एंड गुड वाई मैंने यहाँ पर लिया है। गुड एक्स जब मेरा 0 था, ठीक है, पहले मैं गुड वाई कितना प्रोडक्शन कर रहा था? 10 प्रोडक्शन कर रहा था। और जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन जो है बढ़ती है, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ती है गुड एक्स की, आप देखेंगे जब गुड एक्स 1 हुआ तो मेरा वो घट कर कितना हो गया? 9 हो गया गुड वाइज। और जब मैंने गुड एक्स को फिर से बढ़ाया तो मेरा गुड वाई फिर से डिक्रीज़ हो गया। और जैसे जैसे मैं इसको डिक्रीज़ करता हुआ चला जा रहा हूँ, ये मेरा इंक्रीज़ करता हुआ चला जा रहा हूँ, ये मेरा डिक्रीज़ होते हुए चले जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एक गुड की प्रोडक्शन को क्या करते हो? इंक्रीज़ करते हो, तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन जो पहले उस रिसोर्सेज में इन्वॉल्व थी, क्योंकि रिसोर्स जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा है उस गुड्स का दूसरी गुड्स की और, इस वजह से उसकी प्रोडक्शन क्या है? डिक्रीज़ होती चली जाएगी। चलो इसको टैबुलर प्रेजेंटेशन हमने देख लिया, अब इसकी कर्व हम देख लेते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? अगर इस कर्व की बात की जाए तो कर्व में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो बेसिकली 7 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर गिवन है। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर गिवन है। और आप देख सकते हो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम कैसे कैसे यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हम गुड वाई ले रहे हैं और यहाँ पर हम गुड एक्स ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? गुड एक्स हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर देखोगे कि गुड एक्स, जैसे जैसे ये मेरा गुड वाई है, सबसे पहले मैक्सिमम प्रोडक्शन था, जैसे जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाई, मेरा गुड ए जो है, गुड वाई जो है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब याद रखिए इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनमें क्या क्या होता है? वो ऑप्टिमम होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिमम, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते प्रोडक्शन। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है, उस रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? ना व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन कर्व? इस कर्व में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने उसमें देखा कुछ पॉइंट्स लाइन पे थे, जैसे कि कर्व आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऑन द लाइन है, कुछ पॉइंट्स नीचे हैं और कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं। तो जितने भी पॉइंट्स इस पर रहेंगे, जैसे कि आप यह लिख सकते हो, यहाँ पर z लिख सकते हो, यहाँ पर x लिख सकते हो, यहाँ पर y ले सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हो ई ले सकते हो। तो बेसिकली जितने भी इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस हमें शो क्या करते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑन और इनसाइड द फ्रंटियर आर अटेनेबल। बेसिकली ये और ये है जो इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 आप ले सकते हो, पॉइंट नंबर 2 आप ले सकते हो, पॉइंट यहाँ पर 3 ले सकते हो। जितना भी येलो एरिया कवर्ड है एंड ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये पूरा येलो एरिया और ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये क्या शो करती हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। कौन से कॉम्बिनेशंस? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, जिनको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जितने भी लाइन पर रहेंगे, क्या है?
जितने कॉम्बिनेशंस लाइन पर रहेंगे उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, या फिर आप ये कह सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कह सकते हो? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर बड़ी। और जो उसके अंडर हैं जितने भी ये येलो एरिया में जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हो या फिर जितने भी कॉम्बिनेशंस इस येलो एरिया में आप देख रहे हो, ये भी अटेनेबल है। ऑब्वियसली बात है, इनको हम अटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो आपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं रखी, आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट किसी, तो इसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? जितने भी इसमें होते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस। क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। जितना भी येलो एरिया में होता है उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉय। यानी आप इसे याद रख सकते हो, पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहते हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हो। और इसके अंदर जो रहेगा उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे या फिर हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया कि नहीं आया? दो बातें देखिए, अगर जितने भी पॉइंट्स पीपीसी कर्व पर हैं उन सारे पॉइंट्स को हम कहेंगे दो चीज़ें में, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। और येलो एरिया में जैसे यहाँ पर उसके अंडर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप लैंड पर मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 4 लेबर्स यूज़ कर रहे थे, आप 4 लेबर्स यूज़ ना कर आप वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेबर्स यूज़ कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोडक्शन क्या है? वो ऑप्टिमम नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। तो उसको हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वो जो लैंड था उस लैंड का इतना हिस्सा आप खाली छोड़ रहे हो, बाकी की लैंड पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आप उस रिसोर्स से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हासिल नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिकली पॉइंट्स के अंदर ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट के ऊपर हैं, यानी पीपीसी कर्व के लाइन पर जो रिलाई करते हैं, पॉइंट्स लाई करते हैं, और उसके अंडर जो लाई करते हैं, इन सब को हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्या कहते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑन और इनसाइड द फ्रंटियर आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और जो कॉम्बिनेशंस ये है, जैसे सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये बाहर है, ये अनअटेनेबल है, इसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अब इसको अचीव करने के लिए या तो हमको, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो यही तो फुल है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे रिसोर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या फिर टेक्नोलॉजी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, हमने अजम्पशन किया हुआ है पीपीसी में, अज्यूम किया हुआ है कि हम ना तो टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम क्या है रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं। तो जो है हमको एज इट इज उसी को यूज़ करना है। तो सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। Clear everybody? I think I have concluded the main part. Okay, now these are what are the properties of PPC. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस यहाँ पर हम कर लेते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ मेनली यहाँ पर पीपीसी की हैं आपकी। एक तो है इट्स डाउनवर्ड स्लोप होती है, यानी नीचे की तरफ आती है, और दूसरा क्या है? ये कॉनकेव होती है, यानी अंदर की तरफ इसे क्या होता है? इसका मेन जो है वो झुका हुआ होता है। तो बेसिकली पहला क्या है? स्लोप्स डाउनवर्ड, और दूसरा क्या है? पीपीसी कॉनकेव टू ओरिजिन। ज़रा इस चीज़ को देखिए, इस कर्व को देखिए आप, ये कर्व मैंने बनाई है, इस कर्व को ज़रा चेक कीजिए कैसा है। यहाँ पर गुड वाई था हमारा और यहाँ पर गुड एक्स था। क्लियर है? यहाँ पर गुड वाई था और यहाँ पर क्या था? गुड एक्स था हमारा। अब देख रहे हैं जैसे जैसे ये यहाँ पर मैक्सिमम था गुड वाई, जब आप पूरे रिसोर्सेज, जब आप जो है देखेंगे यहाँ पर 0 में गुड एक्स जो है प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जब मैंने गुड एक्स का एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, तो आप देख रहे हैं मेरा मैक्सिमम कितना मैं वाई गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने गुड एक्स की वैल्यू बढ़ाई, जैसे जैसे मैं इस तरफ चला गया, जैसे जैसे मैंने गुड एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता चला गया, मेरा गुड वाई की प्रोडक्शन क्या है? वो क्या होती चली गई? देखिए डिक्रीज़ होती चली गई। पहले कहाँ थी? पहले टॉप पर ये, दूसरा क्या था? ये टॉप पर, तीसरा क्या था? यहाँ पर, फोर्थ क्या था? यहाँ पर, एंड फिफ्थ क्या है? 0 हो जाएगा लास्ट में। तो क्या होती चली गई? ये डिक्रीज़ होती चली गई और ये इंक्रीज़ होती चली गई। तो यही एक रीज़न है
क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक गुड की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है तो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वाई गुड की रिसोर्सेज थी वो किस पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, गुड एक्स के रिसोर्स पर ट्रांसफ़र हो रही हैं, और इसी की वजह से ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर है कि नहीं है, क्या होता है ये, डाउनवर्ड स्लोप होता है इसी की वजह से। तो क्या क्या रीजन है, इट इज़ बिकॉज इफ़ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड विल डिक्रीज टू रिमेन इन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट विदाउट चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। क्या है, अगर हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट में रहना है और हमें एक गुड्स की प्रोडक्शन अगर मुझे बढ़ानी है तो दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मैं वहाँ पर रिसोर्सेज चेंज नहीं कर सकता, मैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकता, और ऑटोमेटिकली जो गुड वाई जो पहले आप प्रोड्यूस कर रहे थे उसके रिसोर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट गुड के ऊपर जो आप दूसरी गुड्स वहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले हो, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से हमारा पीपीसी जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वन कॉमोडिटी एंड द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अनदर कॉमोडिटी। नो डाउट इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है उल्टा, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटेगी, अगर एक चीज़ घटाते हो तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ऑपोजिट डायरेक्शंस में दोनों चलते हैं, उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जब आप गुड्स जो आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे और नई गुड्स जब आप प्रोड्यूस करोगे तो जैसे जैसे उसको इंक्रीमेंट करोगे, आपकी जो ओरिजिनल गुड्स थी, जो आपकी फर्स्ट गुड्स थी जो आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू अंडरस्टैंड द वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉजिटिव इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ स्कार्सिटी। ऑब्वियसली बात है, स्कार्सिटी का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड ही थे तभी हमको वो डिक्रीज करना पड़ रहा है। दूसरा ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, वो दूसरी गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है, तभी तो उसकी वजह से एक गुड्स की प्रोडक्शन को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अल्टरनेटिव यूजेस है रिसोर्सेज की, ऑब्वियसली बात उस लैंड को आप डिफरेंट प्रोडक्शन में भी यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है पीपीसी इज कॉनकेव टू ऑरिजिन। इसको भी समझ लेते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, अब ये मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। आप देखेंगे कर्व की अगर आप बात करेंगे, क्या है, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। इसको देखिए, क्या है, अंदर की तरफ मुड़ी है। अगर आप ओरिजिन से चेकआउट करो तो ओरिजिन की तरफ ये क्या हो, मुड़ी हुई है। इसी को हम कहते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसे होता है, कॉन्वेक्स होता है अगर कर्व इस तरह होती है, उभरा हुआ, ओरिजिन की तरफ बाहर निकला हुआ, लेकिन ओरिजिन की तरफ अगर अंदर घुसा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव टू इट्स ओरिजिन। अब ये कॉनकेव क्यों है, इसका क्या रीज़न है, ये इसके इस तरह क्यों झुक रहा है, ये इसलिए है कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्शन की यहाँ पर इंक्रीज़ करोगे, एक यूनिट बढ़ाओगे, तो वो डिक्रीज़ होने वाली यूनिट जो वहाँ से होते हैं वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉनकेव होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन एमआरटी। एमआरटी का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और एमओसी दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जैसे आप एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो नई गुड्स की, तो आप कितने यूनिट्स डिक्रीज करते हो दूसरी गुड्स में, उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? Now PPC is concave shaped because more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity। जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो एक कॉमोडिटी का, तो जो पहले से आप प्रोड्यूस कर रहे थे, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा डिक्रीज़ करना, इंक्रीजिंग रेट से वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से कौन से शेप बन जाती है, कॉनकेव शेप बन जाती है। इसका मतलब है पहले कम डिक्रीज़ होगा, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने कितना इंक्रीमेंट किया, +1, तो यहाँ पर डिक्रीज कितना हुआ मेरा, 1 का। यहाँ पर मैंने कितना इंक्रीज किया, 1, मेरे यहाँ पर डिक्रीज कितना हुआ, 2 का। यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया 1 यूनिट, मेरा डिक्रीज कितना हो गया, 3 का। तो आप देख रहे हैं मेरा एमओसी जो है वो इंक्रीजिंग रेट में है। किस में है, इंक्रीजिंग रेट में है। यानी अगर मैं एक एडिशनल यूनिट जैसे जैसे इंक्रीज करता हूँ एक नई गुड्स की, तो मेरा जो ओरिजिनल गुड है जो मैं पहले से ही प्रोड्यूस कर रहा था, उसका जो डिक्रीज रेट है वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? आई यू होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, and we will continue this topic and in the next class. So you can please go through all the topics we have discussed today. इन सारे topics को आप रिवाइज कीजिएगा, मेन पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिएगा और कर बनाकर देखिएगा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी की क्लास का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।